हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग के बारे में, क्योंकि ये हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है। और साथ में हम लोग जानेंगे लीगो क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, और ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल वेव। ये बहुत ज़्यादा न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा एक नए प्रकार का तरंग डिटेक्ट किया गया है जो कहीं दूर से चले आ रहा था। ये डिटेक्ट किसने किया? तो ये डिटेक्ट किया गया लीगो के द्वारा। लीगो एक संस्था है, एक वैज्ञानिकों का समूह है यहाँ पर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है। तो इन्हीं के वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया कि एक नए प्रकार का गुरुत्वाकर्षण तरंग जो कहीं दूर से चला आ रहा है, इसको डिटेक्ट किया है। तो ये आखिर आ कहाँ से रहा था? तो ये आ रहा था एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल से। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल से क्या ये अलग अलग आ रहा था? नहीं, अलग अलग नहीं आ रहा था। यहाँ हुआ ये है कि एक न्यूट्रॉन स्टार है और एक ब्लैक होल है जो आपस में जाकर कोलाइड कर गए हैं, आपस में मर्ज कर गए हैं। जब ये मर्ज हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई और इस मर्ज के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये यहाँ से डिस्पैच किया गया। तो यही वेव को डिटेक्ट किया गया है लीगो के द्वारा। वैसे लीगो एक वैश्विक नेटवर्क पर काम करता है और ये ऐसे ही संवेदनशील चीज़ों की खोज करती है जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव। तो अच्छा, ये इन्हीं सभी चीज़ों पर खोज करता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1997 में, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। और वर्तमान में यहाँ पर 100 से अधिक संस्थान है जो कि विश्व में अलग अलग जगह पर आपको मिलेगा और विश्व भर के 18 देश भी इसमें शामिल है। इसमें वैज्ञानिकों की बात करें तो यहाँ पर करीब 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल है और इसमें काम करते हैं और इस प्रकार के संवेदनशील चीज़ों को डिटेक्ट करने का या फिर इन पर नज़र रखे हुए हैं। ये अकेले संस्थान नहीं है। देखो, लीगो जो है ये अकेला नहीं है, इसके साथ और अलग अलग भी संस्थान जुटे हुए हैं जो इन सभी चीज़ों पर काम करता है। एक है विर्गो। विर्गो जो है ये इटली में स्थित है। इसके बाद है कागरा। कागरा आपको मिलेगा जापान में, जापान के कामिओका में ये स्थित है कागरा। तो ये सभी जो संस्थान है ये भी काम करते हैं लीगो से रिलेटेड। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तभी इन सभी चीज़ों का पता लग पाता है। वैसे मैं बता दूं कि इस वेव को डिटेक्ट एक बार किया गया था 2020 में, फिर से इसको डिटेक्ट किया गया और एक ही समय में अलग अलग ऑब्जर्वेटरी में जब इसको डिटेक्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं बातें भिड़ती है और यहाँ पर पता चलता है कि नहीं, ये एक अलग तरह का वेव है। अब यहाँ पर अलग तरह का वेव होने का एक और मतलब मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि इसके पहले एक वेव डिटेक्ट किया गया था जिसका रेटिंग था मान लो 7। अब ये कैसे 7 है? मान लो कोई न्यूट्रॉन स्टार है और न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड कर गए तो इससे जो वेव निकला, इस प्रकार के वेव को हम लोग डिटेक्ट कर चुके हैं। और इस तरह के और भी बहुत चीज़ें हैं जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा डिटेक्ट किया गया है। लेकिन ये जो वेव नए प्रकार का है, इसको डिटेक्ट किया गया, ये हुआ है कुछ अलग तरीके से। दो जाइंट ऐसे चीज़ जो आपस में कोलाइड कर गए, जिसमें एक न्यूट्रॉन स्टार है और एक ब्लैक होल है। मैं इसको अच्छे से आपको बताऊंगा ताकि ये पूरा मामला आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाए। ये है कुछ वेव। देखो, जब न्यूट्रॉन स्टार या फिर कोई अलग दो जाइंट चीज़ आपस में घूमती है या फिर अपने आसपास रोटेशन करती है तो इसके द्वारा एक वेव जनरेट होता है। ये वेव कैसा होता है? मान लो कि आप कहीं पर खड़े हो और एक गड्ढा है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन वो पानी स्थिर है। अब आप क्या करो कि एक पत्थर उठाओ और उस पानी के बीचों बीच जाकर मार दो। इससे क्या होगा कि यहाँ पर वेव जनरेट होगा, एक लहर जनरेट होगी जो इस प्रकार से लहरें उठेगी। जाहिर सी बात है, ये जितनी दूर जाएगी ये इतना बड़ा होते रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये छोटा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके जो सटे हुए हैं ये छोटा है, ये बड़ा है। उसके बाद यहाँ से जब ये डिस्पैच किया गया तो इधर जाकर ये शांत होने लगा और कहीं ना कहीं जाकर ये शांत हो जाएगा। लेकिन इसी के बीच में कोई सौर मंडल आ रहा हो या कोई गैलेक्सी आ रहा हो तो इसके ऊपर से ये गुजर जाती है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि इस तरह का नया कोई वेव जनरेट हुआ है। तो आई होप आप वेव को तो समझ ही गए होंगे। लेकिन अब वेव जो जनरेट होता है, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं, ये जनरेट अलग अलग तरीके से होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है ये फ्री रूप से अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, ये डिस्पैच होते हैं जब भी कभी ऐसी स्थिति देखी जाती है ब्रह्मांड में। और ये अलग अलग सिनेरियो में देखा जाता है। कब? जब सुपरनोवा में एक तारा फटता है। मैं इसको भी बताऊंगा सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा का तारा जब फटता है। दूसरा होता है जब दो बड़े तारे आपस में
परिक्रमा करते हैं तब इस प्रकार का ग्रेविटेशनल वेव देखा जाता है। उसके बाद जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हो जाते हैं तब इस प्रकार का वेव जनरेट होता है। प्लस न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल जब विलीन हो जाते हैं, जब मर्ज हो जाते हैं, तब भी इस प्रकार का जनरेट देखा जाता है। लेकिन इस बार जो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का जो मर्जर देखा गया है, ये नया सिनेरियो है। इसके पहले ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं की गई थी। ये सारी चीज़ें पहले से रिकॉर्ड है और इनका डाटा पहले से ही वैज्ञानिकों के पास है। यदि इस प्रकार का डाटा आता तो फिर ये न्यूज़ में उतना ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन इस बार जो ये डिटेक्ट किया गया है, इन सभी डाटा से हट कर कुछ है, और ये जो डाटा है, इसका जो ग्रेविटेशनल रेट है, ये कुछ ज़्यादा है, तभी इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। और ये जो इम्पॉर्टेंट हुआ है, ये हुआ है दो अलग अलग चीज़ों का कोलाइड करने के कारण। ये कौन कौन सा चीज़ था? तो एक था न्यूट्रॉन स्टार और एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में, या कोई भी पदार्थ जब आपस में कोलाइड करते हैं या आपस में परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ पर जनरेट होता है गुरुत्वाकर्षण तरंग। अब गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है, ये फ्री रूप से अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। तो इसका स्पीड क्या है? देखो, इसका स्पीड है करीब 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। जैसे कि प्रकाश की जो गति है, इस रफ्तार से ये यात्रा करती है और अपने रास्ते में जो भी चीज़ इसको मिलता है, जो भी पिंड मिलता है, कुछ भी इसको मिले, जब इसके ऊपर से ये गुजरता है तो उस पर वो प्रभाव डालता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ जानने की बहुत उत्सुकता होगी कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। देखो, ब्लैक होल बहुत ही बड़ा सिनेरियो है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है, हमारे सूर्य से भी ज़्यादा। यहाँ से यदि प्रकाश भी गुजर रहा हो तो प्रकाश गुजर नहीं पाता है, इसके अंदर खिंच जाता है और वो दिखता भी नहीं है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये तो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया हो। मान लो आप पृथ्वी पर हो, ठीक हो, अभी धरती पर हो। अब एक टॉर्च लो और यहाँ से आप लाइट मारो, यहाँ से आप लाइट मारो ऊपर, तो आपका लाइट ऊपर चला जाएगा और जाते रहेगा। लेकिन यदि आप ब्लैक होल में हो और यहाँ से कोई लाइट आ रही है, तो ये लाइट ऊपर जाएगी ही नहीं, ये लाइट वहीं पर सोख लिया जाएगा और सोख लिए जाने के कारण ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये ब्लैक नज़र आएगा। इसीलिए इसको ब्लैक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट भी नहीं गुजर पाती है, यहाँ पर कोई लाइट भी नहीं टिक पाती है, इसलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल जो बनता है, ये बनता है एक बड़े स्टार के कारण। ये कैसे होता है? तो इसके लिए आप ये देख सकते हो, जहाँ पर ये अच्छे से क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखो, जब स्टार बनता है, वैसे हर एक चीज़ का एज होता है। मनुष्य का जिस तरह से एज होता है, वो बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, शिशुवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है, मर जाता है। इसी प्रकार से तारा भी है। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मनुष्य है या धरती है, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें उपलब्ध है, सभी के सभी बने हैं तारे से। हम लोग भी बने हैं कहीं ना कहीं तारे से। जब हम लोग मर सकते हैं तो तारा भी मर सकता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है, लेकिन मरेंगे दोनों ही। तो यहाँ पर ये जन्म कैसे हुआ? बहुत सारा गैस आपस में मिला और अपने में संपीड़ित होते गया, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेलर नेब्यूला। स्टेलर नेब्यूला कुछ इस प्रकार से दिखता है जब गैसियस फॉर्म में कोई तारा रहता है और तारा बनने के फॉर्म में ये आ जाता है, तो उसको कहते हैं स्टेलर नेब्यूला। इसके बाद बनता है एक एवरेज स्टार। एवरेज स्टार क्या है? जो हमारा सन है, ये एक एवरेज स्टार है, क्योंकि हम लोगों के पास जो सन है, इसी को हम लोग सन मानते हैं, एक स्टार मानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एक एवरेज स्टार, कि एक स्टार इतना तक तो हो ही सकता है। तो ये एक एवरेज स्टार है। तो क्या नेब्यूला से सिर्फ एक एवरेज स्टार ही बन सकता है? क्या इस स्टार से बड़ा स्टार नहीं बन सकता है? तो ऐसा नहीं है। देखो, बन सकता है। स्टेलर नेब्यूला से दो चीज़ बनता है। एक तो बन सकता है ये एवरेज स्टार, जो कि हम लोगों का सन है, और दूसरा बन सकता है एक मैसिव स्टार। तो मैसिव स्टार और एक एवरेज स्टार इस स्टेलर नेब्यूला से बन सकता है। यदि ये एवरेज स्टार बनता है, जो हमारा सन है, इस प्रकार का ये स्टार बनता है, तो आगे जाकर इसका क्या होगा? देखो, वैसे हमारा सन अभी है यंग फॉर्म में, मतलब ये अभी स्थिर है, ना ही ये घट रहा है ना बढ़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि इसका आकार बड़ा हो जाएगा। आकार जब बड़ा होगा तो सिर्फ ये बड़ा ही नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा और गर्म हो जाएगा। जब ये स्थिति आने वाली है, तब इसको कहते हैं हम लोग रेड जाइंट। तो जब रेड जाइंट में हमारा सन बदल जाएगा, तो इसके आसपास जितने भी ग्रह हैं, चाहे बुध से लेकर आप शनि तक चल जाओ या इसके आगे भी चल जाओ, सभी को ये पहले नष्ट कर देगा। उसके बाद ये अपने आप में बदल जाएगा एक प्लेनेटरी नेब्यूला में। इसके बाद इसका क्या होना है?
इसके बाद ये बदलेगा वाइट ड्वार्फ में, इसके बाद ये बदल जाएगा एक ब्लैक ड्वार्फ में। तो ये स्टेज है एक एवरेज स्टार का। लेकिन एक स्टार ऐसा जो एवरेज सन से करीब 1.4 गुना ज़्यादा मास का है, मतलब इससे करीब 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो उसका क्या होगा? तो वो बनेगा एक रेड सुपर जाइंट। जैसे कि आपने ऊपर में देखा ये एक बना रेड जाइंट, उस तरीके से नीचे का जो ये भाग है ये बनेगा एक रेड सुपर जाइंट, क्योंकि एवरेज सन से इस सन का जो मास है ये 1.4 टाइम्स अधिक है। तो ये एक बनने वाला है रेड सुपर जाइंट। इसके बाद ये जो समय है इसको कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? वो समय या वो स्टेज जहाँ से डिसाइड होता है कि अब ये क्या होगा। जैसे कि ये, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूँ, जैसे कि आपने ये फेज देखा, ये इसी को कहते हैं हम लोग चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट यही है जहाँ से डिसाइड होता है कि अब तारा का क्या होना है। क्या ये अपने आप में विस्फोट कर जाएगा? हाँ, वैसे ये विस्फोट होता है। सिर्फ हम लोग बम ही नहीं फोड़ सकते हैं, ह्यूमन के हाथ में न्यूक्लियर बम ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े चीज़ हैं जो आपस में विस्फोट करते हैं। एक स्टार भी विस्फोट कर सकता है। तो जब स्टार विस्फोट करेगा तो क्या हालत होने वाला है ये आप समझ सकते हो। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो स्टेज है ये है चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट एक ऐसा लिमिट है जहां पर डिसाइड किया जाता है कि अब इस स्टार का क्या होने वाला है, अब इस सन का क्या होगा। क्या ये ड्वार्फ प्लेनेट में बदल जाएगा, क्या ये वाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा, या फिर ये विस्फोट हो जाएगा। यदि ये विस्फोट होता है तो ये कहलाता है सुपरनोवा। और यदि ये विस्फोट नहीं होता है, जैसा कि हमारा एवरेज सन है, ये विस्फोट नहीं होगा, ये सिर्फ रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। और रेड जाइंट में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये पूरे सोलर सिस्टम को खुद निगल जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं लाल दानव। तो लाल दानव जब ये हमारा सूरज बनेगा तो जितने भी इसके प्लैनेट हैं सभी को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसके बाद ये एक बन जाएगा प्लेटनरी नेबुला में। इसके बाद बहुत दिनों के बाद ये बदलेगा वाइट ड्वार्फ में। लेकिन यदि कोई स्टार जो कि हमारे सन से 1.4 टाइम्स अधिक है, अधिक बड़ा है, तो उसका क्या होगा कि वो बदलेगा रेड सुपर जाइंट में। इसके बाद इसमें होगा सुपरनोवा का विस्फोट। वैसे मैं बता दूं, यदि आप लोगों ने कभी महाभारत देखा है तो महाभारत में एक पार्ट आता है जहां पर आधी रात में ही सूर्योदय हो जाता है। तो कहीं पर आधी रात में सूर्योदय नहीं होता है वैसे, तो यहाँ पर ये चीज देखा गया था कि आधी रात में सूर्योदय हो गया था। ये वैसा सिनेरियो नहीं था, ये था एक सुपरनोवा का विस्फोट। जहां तक मैं समझ पाता हूँ, मैं ये खुद आपको बता रहा हूँ कि कहीं दूर कभी सुपरनोवा का विस्फोट हुआ होगा जिसका प्रकाश उस समय आकर आधी रात में पहुंच गया। तो यहाँ पर बोला गया कि ये तो अजीब हो गया और रात में ही सूर्योदय हो गया। वैसा चीज नहीं था, आप इसको साइंस से भी कोरिलेट करके देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुपरनोवा का जब विस्फोट होता है तो इसके बाद इसका क्या होना है। इसके बाद भी तो कोई फॉर्म होगा, तो ये बदल जाता है न्यूट्रॉन स्टार में या फिर बदल जाता है ब्लैक होल में। ये न्यूट्रॉन स्टार होके भी ब्लैक होल में बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रॉन स्टार के बाद कुछ अलग फेज में चला जाएगा। ये इधर से भी इधर रोटेशन कर सकता है या डायरेक्ट भी ये यहाँ पर आ सकता है। तो आई होप कि आप इस पूरे सिनेरियो को समझ गए होंगे कि पहले बनता है स्टेलर नेबुला, उसके बाद एक एवरेज स्टार बनता है या फिर बनता है एक मैसिव स्टार जो कि हमारे सन से बड़ा होता है। अब इसमें दो फेज होता है कि जब इसका लास्ट समय आ जाएगा तो ये बनेगा रेड जाइंट, या फिर जो बड़ा है हमारे सन से ये बनेगा रेड सुपर जाइंट। रेड जाइंट जो बनेगा, जैसा कि हमारा सन है, ये बाद में बन जाएगा प्लेटनरी नेबुला में, और जो रेड सुपर जाइंट है यहाँ होगा सुपरनोवा का विस्फोट। जब सुपरनोवा का विस्फोट होगा तो बाद में ये बन जाएगा ब्लैक होल या फिर बनेगा एक न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बनने से पहले जब ये विस्फोट होगा तो यहाँ पर भी तरंगें फैलेंगी, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल वेव का जनरेट होगा और ये पुल करेंगी ग्रेविटेशनल वेव को ऑल ओवर यूनिवर्स में। कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। यदि हमारा सोलर सिस्टम बहुत दूर है तो यहाँ पर बहुत कम इसका प्रभाव देखा जाएगा, और यदि नज़दीक होता तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये जो रेड सुपर जाइंट है और सुपरनोवा का विस्फोट है, इसी के बीच में एक और फेज आता है जिसको कहते हैं पल्सर। पल्सर क्या होता है? ये अपने आप में रोटेट करते रहता है, उसको कहते हैं हम लोग पल्सर।
ब्लैक होल दिखता कैसे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्लैक होल का एक प्रॉपर इमेज। वैसे ब्लैक होल का प्रॉपर इमेज अब हम लोगों के पास है, क्योंकि हाल ही में इस इमेज को डिटेक्ट किया गया है, इस इमेज को लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भाग है ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। क्यों? यहाँ पर इतना लाइट है और इस साइड में भी इतना लाइट है, तो ये चीज़, ये पार्ट जो है ये इतना ब्लैक क्यों है? देखो ये एरिया इतना डेंस है, इतना डेंस है कि यहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। हाँ, तो आपका यहाँ पर सवाल होगा कि ये सारे जो चमक रहे हैं ये सारे अंदर क्यों नहीं चले जाता है? देखो ये भी चले जाएंगे, लेकिन जो ब्लैक होल है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कुछ यहाँ तक आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद ये कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर पड़ने के बाद क्या होता है कि जो लाइट है ये अब उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये लाइट अंदर गया तो क्या यहाँ पर ये दिख रहा है? ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जाने के बाद ये चमकना बंद हो जाता है और ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। जैसे कि आपको बताया गया, रेड जाइंट के बनने के बाद जब सुपरनोवा का विस्फोट होता है तब बनता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है? बेसिकली देखो, ये ऐसा तारा होता है जो कंप्रेस हो जाता है और वहाँ तक कंप्रेस होता है जहाँ तक ये पॉसिबल हो, और तब तक ये कंप्रेस होता है जब तक कि ये अपने आखिरी तक नहीं पहुँच जाए कि अब इसके बाद ये कंप्रेस्ड हो ही नहीं सकता। जब ये हो जाता है तो इसका मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये छोटा हो जाता है। इसके बाद हो ना हो ये ब्लैक होल में भी बदल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको किसी प्रकार का हेल्प करता हो ये लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।